हेलो गाइज। मैं हूं आदित्य चौहान। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं वो हर एस्पिरेंट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि ठोकरें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं। ये तो आप लोग जानते ही हैं। हम सब चाहते हैं कि हमें जीवन के हर संघर्ष में सफलता हासिल हो। हम जो भी सपना देखें वह एक झटके में पूरा हो जाए। हमारे पास दुनिया को अपने कदमों में झुका सकने वाला ताकत हो, बेशुमार दौलत, ऊंची सामाजिक हैसियत हो। यह तो सच है कि हमारी भूख इससे भी ज्यादा है। हम चाहते हैं कि हम जीवन के किसी भी युद्ध में पराजित ना हो और हमें चुनौती देने वाला हर व्यक्ति हमसे हार जाए। केवल हम एवन बने रहना चाहते हैं। गौर से देखें तो जीतने की इस भूख के फायदे भी हैं और नुकसान भी। हालांकि लोगों का जो ध्यान है वो प्रायः इसके फायदे पर ही जाता है। यही कारण है कि हमारे माँ बाप, अध्यापक बचपन से ही हमारे भीतर यह भूख भर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किलर इंसिस्ट की बदौलत व्यक्ति सफलता के चरम स्तर को छू पाता है। इसीलिए वे बच्चों को सिकंदर, नेपोलियन, पृथ्वीराज चौहान, अन्य कई राजाओं, महाराणा प्रताप, सचिन तेंदुलकर, धोनी की झूठी और सच्ची कहानियां सुनाते हैं। वे बच्चों को बचपन से ही अव्वल स्थान पर पहुंचने और बने रहने का संस्कार देते हैं। पर इस भूख को रात दिन महिमा मंडित करने के समांतर हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या यह भूख सचमुच इतनी शुभ है। ये क्वेश्चन हमें खुद करना चाहिए। भूलना नहीं चाहिए कि जीतना एक तुलनात्मक स्थिति या रिलेटिव पोजीशन है। कोई जीतेगा कहने में निहित है। यानी कि जब हम कहते हैं कि कोई जीतेगा या कोई भी विजय पाएगा, तो उससे सीधे हमें समझ में आता है अगर कोई जीतेगा तो कोई हारेगा भी। आमतौर पर जब एक व्यक्ति जीतता है तो 2, 4, 6, 8, 10, 100, 50, 1000, 10,000 हारते भी होंगे। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम है तो उसमें एक बच्चा तो एग्जाम देता नहीं है। जैसे यूपीएससी के एग्जाम में हर साल समथिंग 4 से 6 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। उनमें तो सभी आईएएस बन नहीं जाते। उनमें से बनते कितने हैं वैकेंसी के हिसाब से? 600, 700, 800, ज़्यादा से ज़्यादा 1000। इससे ज़्यादा तो बनते नहीं। और एग्जाम देते हैं 4, 4.5 लाख लोग। तो इसमें हारने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। किसी कक्षा में जब एक बच्चा पहला स्थान हासिल करके गर्व में डूब जाता है तो उसी समय बाकी बच्चे पराजय बोध से तिलमिलाते रहते हैं। भले ही उनकी पीड़ा किसी को नजर नहीं आती, हम लोग हमेशा टॉपर को देखते हैं। अतः इस बात पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए कि क्या एक व्यक्ति आत्ममुग्ध मुग्धता का मौका देने के लिए बाकी 99 को कुंठा में ढकेलना उचित है। ये विचार करो। यह हमारे समाज का एक भयानक सच भी है कि विद्यार्थी जीवन में इसकी कड़वाहट का एहसास सबसे तीखा है। इस नाजुक उम्र में यह समझना बेहद जरूरी है कि हार हमेशा बुरी नहीं होती। उसे भी जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से की तरह लिया जाना चाहिए। सच यह है कि लगातार मिलने वाली पराजय भले ही इंसान को तोड़ देती है, पर कभी कभार लगने वाली ठोकरें इंसान को बेहतर ही बनाती हैं। उसी समय इंसान खुद के अंदर से उसी समय ठोकर खाने से व्यक्ति में बहुत बड़ा बदलाव होता है। थोड़ी बहुत ठोकर खाने का पहला फायदा यह है कि इससे इससे व्यक्ति में धैर्य और जुझारूपन जैसे
चारित्रिक गुणों का विकास होता है। आजकल कई मनोवैज्ञानिक मानने लगे हैं कि व्यक्ति की सफलता में बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस और भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस से ज़्यादा बड़ी भूमिका लगन या परसेवरेंस की होती है। परसेवरेंस का अर्थ है कठिनाइयों से डरे बिना अपने उद्देश्य की साधना में लगातार जुटे रहना। इसके उदाहरण दुनिया में भरे पड़े हैं। याद रखिए कि थॉमस एडिसन लगभग 1000 विफल प्रयोग करने के बाद बल्ब का आविष्कार कर पाया। आइंस्टीन को तो मंदबुद्धि बालक बताकर स्कूल से ही निकाल दिया गया था। इन सब की ताकत यही थी कि विफलता के इन क्रूर क्षणों में भी ये टूटे नहीं बल्कि अपनी जिद पर अड़े रहे। आज तो यह कल्पना करने से ही कपकपी छूटती है कि हर विफलता के बाद इन महापुरुषों ने अपने आत्मविश्वास कैसे बनाए रखा होगा। विफल होने का दूसरा फायदा यह है कि व्यक्ति के पैर जमीन पर टिके रहते हैं। उसके मन में यह एहसास बना रहता है कि वह दुनिया का मालिक नहीं है बल्कि समाज में और भी लोग हैं जिन्हें ईश्वर या प्रकृति में योग्यता बख्शी है। प्रकृति या ईश्वर ने योग्यता उनमें भी बख्शी है। यह एहसास व्यक्ति को सफलता के चरम स्तर पर भी घमंडी नहीं बनने देता, उसके विनम्र और संवेदनशील बनाए रखता है। हार का तीसरा फायदा यह है कि व्यक्ति दुनिया को ठीक से पहचानने की योग्यता विकसित कर लेता है। वह देख पाता है कि दोस्ती का दावा ठोकने वाला ठोकने वाले कई लोग संकट की घड़ी में तुरंत किनारा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग अप्रिय अजनबी होने के बाद भी संकट में हाथ थाम लेते हैं। अंग्रेजी की एक पुरानी कहावत भी है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, अ फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इंडीड, यानी कि असली दोस्त वही है जो संकट के साथ में साथ दे। समझदार लोग विफलताओं के दौर में हताश होने के बजाय अपने परिचितों के मन को पढ़ने समझने में ऊर्जा लगाते हैं। हार का एक और भी फायदा है जो समय लंबे अंतराल में समझ में आता है। जब व्यक्ति किसी क्षेत्र में पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद अंतिम रूप से विफल हो जाते हैं तो एक बारगी उसे हर तरफ अंधेरा महसूस होता है। धीरे धीरे उसे किसी एक नए क्षेत्र में कदम रखना पड़ता है। कई बार वह नए क्षेत्र में सफलता का ऐसा परचम लहरा देता है जो पुराने क्षेत्र में संभव ही नहीं था। बाद में वह उसी विफलता को याद करके खुश होता है जो उस समय उसे अंधेरे का एहसास करा रही थी, क्योंकि अब समय के लंबे कैनवास पर वह देख पाता है कि इस बुलंदी पर पहुंचने के लिए वह हार कितनी जरूरी थी। कल्पना कीजिए कि अगर फेसबुक ने ब्रायन एक्टन को नौकरी देने से मना न किया होता तो आज हमारे पास व्हाट्सएप जैसी सुविधा भी ना होती। हार के इतने सारे फायदे गिनाने का प्रयोजन ना तो उसे महिमा मंडित करने का है और ना ही यह समझना कि हमें हारने की कामना करनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि जिंदगी को खेल भावना से खेलते हुए जीने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति को अपनी पराजय पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। सफलता की नई परिभाषा या रणनीति गढ़नी चाहिए। आखिर किसी परीक्षा में सफल हो जाना ही तो जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो अभी और कुछ और ही है।